गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको प्रॉपर वॉइस आ रही है। ओके, ठीक है। तो फिर हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने जो कल तक किया था हम उसको देखेंगे। उसको एक बार समझने की, उसको एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आज का टॉपिक जो है आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो हम कल देख रहे थे पेशवा, और हमने देखा कि शिवाजी के उत्तराधिकारी जो थे वो कौन कौन से हुए, कैसे उत्तराधिकार को लेके कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, साथ ही साथ पेशवा जो हुआ करते थे उनका कैसे वर्चस्व स्थापित हुआ, किस तरीके से पेशवा जो है वो मराठा साम्राज्य के सर्वोसर्वा बने और उनके द्वारा एक बृहद मराठा क्षेत्र जो है वो स्थापित किया गया। ठीक है। तो हमने क्या उसको देखा था, हमने देखा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है उनके पुत्रों में उत्तराधिकार की समस्या को लेके एक प्रश्न खड़ा हुआ। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद फिर संभाजी को अगला छत्रपति बनाया गया। 1680 से लेके 1689 तक संभाजी छत्रपति रहे। ठीक है। हालांकि शिवाजी की मृत्यु के समय ये पन्हाला के दुर्ग में कैद हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है वहां से निकलने में ये कामयाब हो जाते हैं और हमें देखने को मिलता है अगले छत्रपति बनते हैं। 89 तक ये छत्रपति रहते हैं, लेकिन बाद में जब मुकर्रब खां के द्वारा इनको बंदी बना लिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर बाद में इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो उसकी हमें ये जानकारी देखने को मिलती है। संभाजी के बाद फिर राजा राम नामक व्यक्ति जो है ये शासक बनते हैं, जो कि शिवाजी के दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र हुआ करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि संभाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो साहू था वो अल्पवयस्क हुआ करता था, और अल्पवयस्क होने की वजह से वो कहाँ पर था, तो हमें देखने को मिल रहा था कि वो औरंगजेब की कैद में भी, मतलब अल्पवयस्क होने की वजह से उसको शासक नहीं बनाया गया था। और शासक कौन बन गया था? राजा राम जो है वो शासक बने थे। लेकिन राजाराम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया, और हुआ ये कि उसी समय उन्हें आशंका रहती है कि हो सकता है औरंगजेब हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, और कहते हैं कि यहाँ से वो क्या हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और जिंजी पहुंच जाते हैं। लेकिन सतारा पर कहते हैं कि मुगल सेना के द्वारा आक्रमण किया जाता है, और जो संभाजी की वाइफ हुआ करती थी येसु बाई वो पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके पुत्र साहू जी जो हुआ करते थे वो भी पकड़े जाते हैं मुगलों के द्वारा। आई मीन मुगल सेना के द्वारा उन्हें बंदी बना लिया जाता है। ठीक है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो जाती है और शिवाजी द्वितीय जो है वो शासक बनते हैं। शिवाजी द्वितीय कौन थे? तो ये राजा राम के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय।
हालांकि ये भी अल्पवयस्क हुआ करते थे, लेकिन संभाजी चूंकि इस समय अभी कैद में थे और यही कारण हुआ करता था कि इनको शासक बनाया गया था। ठीक है, ऐसा तो ये हमें जानकारी मिल जाती है। लेकिन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो साहू जी जो हुआ करते थे उनको छोड़ दिया जाता है, और जब उनको छोड़ दिया जाता है तो वो आके अपनी छत्रपति की दावेदारी जो है वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन संभाजी की जो शिवाजी द्वितीय की जो माँ हुआ करती थी जिनका नाम था ताराबाई, ताराबाई इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में एक गृह युद्ध की स्थिति बनती है। युद्ध होता है जिसमें साहू जी विजित हो जाते हैं, और साहू जी विजित होने के बाद उत्तर भारत में विधिवत रूप से इसका पद धारण करते हैं, तो छत्रपति का पद धारण करते हैं। वहीं जो ताराबाई हुआ करती थी वो दक्कन चली जाती हैं, और दक्कन जाने के बाद कोल्हापुर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करके और अपने पुत्र जिनका नाम हुआ करता था शिवाजी द्वितीय, उनको वहां पर शासक बना के शासन करने लगते हैं, और इस तरीके से मराठा साम्राज्य दो भागों में बट जाता है, हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, ऐसा करके लेकिन आगे हमें देखने को मिला 1715 में राजा राम द्वितीय के द्वारा शिवाजी द्वितीय और उनकी मां ताराबाई को कैद कर लिया जाता है। और सॉरी, राजा राम द्वितीय नहीं, संभाजी द्वितीय के द्वारा कैद कर लिया जाता है और कोल्हापुर को राजधानी बना के शासन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तब उन्हीं के समय हमें देखने को मिलता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय वारणा की संधि होती है 1731 में, और वो साहू जी के अधीन शासन करना स्वीकार कर देते हैं, और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है फिर से एक बार शासन एक हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके साथ ही जब राजा राम की मृत्यु होती है तो राजा राम की मृत्यु होने के बाद साहू जी की मृत्यु होती है, तो साहू जी की मृत्यु होने के बाद राजा राम द्वितीय शासक बनते हैं, और राजा राम द्वितीय से ही पेशवा बाजीराव बालाजी बाजीराव के समय में एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं शंगुला की संधि, जिससे क्या होता है पेशवा वास्तविक रूप से प्रमुख बन जाते हैं और मराठा साम्राज्य नाम मराठा शासक नाम मात्र के रहते हैं। और इस तरीके से हमने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को देखा था। पेशवाओं के संबंध में हम बात करें तो हमने पहले देखा कि पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुए थे। ठीक है, और फिर बाजीराव प्रथम हुए थे। बालाजी विश्वनाथ जो हुआ करते थे उनको पेशवाओं में द्वितीय मराठा संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ये चीजें जो है वो हमने देख ली थी। ठीक है, ऐसा करके बाजीराव प्रथम जो हुआ करते थे इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। इसके अलावा गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रतिपादक कहा जाता है। कहते हैं शिवाजी के पश्चात इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को शामिल किया था, ऐसा करके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हिंदू पद पातशाही के आदर्श पर जो कि शिवाजी की हुआ करती थी उसी के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। ठीक है, ऐसा तो इस तरीके से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, हमने युद्ध के बारे में देखा ही था कि इन्होंने अपना अभियान किया और विभिन्न अभियानों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही देखते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से मराठाओं के द्वारा और अपने साम्राज्य मतलब पेशवाओं के द्वारा और मराठा साम्राज्य को बढ़ाया गया। ठीक है, ऐसा करके तो देखिए, जब बाजीराव की मृत्यु होती है तो बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका जो उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था बालाजी बाजीराव। देखिए, पहले पेशवा का नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ, दूसरे का नाम बालाजी बाजीराव, और तीसरे का नाम दूसरे का नाम बाजीराव और तीसरे का नाम बालाजी बाजीराव। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बालाजी बाजीराव। तो पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। 1740 से 61, ऐसा ये पेशवा रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि बाजीराव की जब मृत्यु हुई तो उस समय पेशवा बाजीराव 40 वर्ष के हुआ करते थे,
और उन्हीं के ये पुत्र थे जिनका नाम क्या था, बालाजी बाजीराव। लेकिन इस समय जो है इनकी आयु 20 वर्ष हुआ करती थी और आगे जाके इतिहास में ये नाना साहब के नाम से जाने गए। इसके नाम से, नाना साहब के नाम से गद्दी पर बैठे थे। कहते हैं ये अपने पूरे पेशवा के काल में अपने चचेरे भाई हुआ करते थे जिनका नाम था सदा शिव भाऊ। तो अपने पूरे जीवन काल में इन्होंने जो भी काम किया ये अपने भाई सदाशिव भाऊ के परामर्श से ही किया और उन्हीं के परामर्श से आगे जाके शासन का भी संचालन करते रहे। ऐसे करके इनके द्वारा इनके समय में एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि 1750 में इनके द्वारा 1750 में इनके द्वारा मराठा शासक हुआ करते थे राजा राम द्वितीय। कौन थे? राजा राम द्वितीय। ठीक है। राजा राम द्वितीय से ये संगोला की संधि करने इन्होंने संगोला की संधि करने में सफल रहे और जिसके तहत अब मराठा जो है वो वास्तविक मतलब मराठा जो है वो नाम मात्र के शासक रहे और पेशवा जो है वो वास्तविक स्वामी बन गए। ऐसा कर, ठीक है। तो इनके समय में हमें ये जानकारी मिल जाती है। कहते हैं मराठा साम्राज्य का विस्तार जो है यानी कि पेशवाओं की शक्ति का विस्तार जो है वो सबसे ज्यादा बालाजी बाजीराव के समय में ही हुआ। ठीक। अब देखिए बाजीराव के द्वारा मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र से चौथ तो वसूल किया जाता था लेकिन अभी भी वो उनके नियंत्रण में नहीं था। तब बालाजी बाजीराव के द्वारा मालवा और बुंदेलखंड को नियंत्रित किया गया। किसको? मालवा और बुंदेलखंड। ऐसे मालवा और बुंदेलखंड को नियंत्रित करने के लिए कहते हैं जयसिंह की मध्यस्थता से 5 जुलाई 1741 की बात है। मुगल सम्राट के ने एक फरमान जारी किया और मुगल सम्राट के फरमान जारी के द्वारा ही कहते हैं राजकुमार अहमद को मालवा को सूबेदार नियुक्त किया गया और पेशवा को नायब सूबेदार नियुक्त किया गया और इस तरीके से मालवा का प्रशासन और फौजदारी न्यायालय मराठों के हाथों में आ गया था। ठीक है। ऐसे करके कहते हैं मराठों ने 1742 ईस्वी में ओरछा के बुंदेलखंड मतलब ओरछा के बुंदेल सरकार सरदार जो हुआ करते थे उनको पराजित किया और झांसी पर अधिकार कर लिया था। और कहते हैं झांसी बुंदेलखंड में मराठाओं का एक उपनिवेश बना। यानी झांसी जो हुआ करता था उस पर इनडायरेक्ट रूप से किसका अधिकार मतलब डायरेक्ट रूप से किसका अधिकार था? तो मराठों का अधिकार हुआ करता था। और अन्य क्षेत्र अन्य बुंदेलखंडीय क्षेत्र जो हुआ करते थे उनसे वो टैक्स वसूला करते थे। साथ ही साथ फौजदारी न्यायालय जो हुआ करता था यानी क्रिमिनल केसेस जो हुआ करते थे वो भी मराठों के द्वारा ही अभी देखे जा रहे थे यहाँ पर, है ना। ऐसे करके तो इस तरीके से आप बुंदेलखंड और मालवा के मराठा वास्तविक स्वामी बन गए थे। ठीक है। ऐसा करके कहते हैं पूर्व तथा दक्षिण के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मराठाओं का प्रसार किसके समय हुआ? तो बालाजी बाजीराव के समय हुआ। कहते हैं तंजौर में मराठा सरदार कर्नाटक के नवाब दोस्त अली से आप्रसन्न थे। दक्कन में कौन शासक हुआ करता था? तो कर्नाटक का नवाब था जिसका नाम था दोस्त अली। ऐसे दोस्त अली जो हुआ करते थे उससे वो अप्रसन्न थे। कहते हैं बराड से रघुजी भोसले ने कर्नाटक के विरुद्ध एक अभियान भेजा ताकि दोस्त अली जो हुआ करता था उस पर कंट्रोल किया जा सके। कहते हैं दोस्त अली ने इसका युद्ध करने का निश्चय किया और दोस्त अली युद्ध में मारा गया। जब कर्नाटक का नवाब दोस्त अली युद्ध में मारा जाता है तो इसका कोई उत्तराधिकार मतलब पुत्र नहीं था लेकिन इसका दामाद था जिसका नाम था चंदा साहब। क्या नाम था? चंदा साहब। चंदा साहब को इनके द्वारा इसके द्वारा मराठों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे करके और गिरफ्तार करके ये कहाँ ले आते हैं उनको? तो अपनी राजधानी ले आते हैं। ठीक। कहते हैं इसके पश्चात हुआ ये कि मराठा सरदार जो हुआ करते थे जिनका नाम था रघुजी
रघुजी भोसले के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनसे भी निश्चित किया गया कि हम यहाँ से भी चौथ वसूलेंगे। और इनसे चौथ वसूल करने के लिए इन्होंने क्या किए, तो अपने जो है पत्र के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से इनके यहाँ पर एक एक पत्र भेजा। ठीक है, कहते हैं वित्त मंत्री भास्कर उद्देश्य ने इस उद्देश्य से, भास्कर पंत जो हुआ करते थे, उन्होंने इस उद्देश्य से एक पत्र भेजा इन सभी जगहों पर कि हमें चौथ दिया जाए। इसके तो कहते हैं चौथ के अवज में बंगाल का नवाब उस समय हुआ करता था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां वैसे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आगे जाके उसने क्या किया, भास्कर राव नामक व्यक्ति जो हुआ करते थे, जो पत्र लेके गए थे, उनको धोखे से 1744 में मरवा दिया। जब 1744 में उनको मरवा दिया तो रघुजी भोसले बहुत नाराज हो गए और कहते हैं रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल को खूब खूब लूटा। परिणाम स्वरूप अलीवर्दी खां को बाध्य होना पड़ा और 1751 की बात है, 1751 को अलीवर्दी खां के द्वारा उड़ीसा मराठों को देना पड़ा। ऐसा कौन सा क्षेत्र, तो उड़ीसा जो हुआ करता था वो मराठों का हुआ। उड़ीसा पर मराठों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। साथ ही साथ अगर हम बात करें, कहते हैं बंगाल बिहार से चौथ के रूप में 12 लाख रुपए वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया। कितने, 12 लाख। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उड़ीसा हम आपका देंगे, साथ ही बंगाल और बिहार दोनों 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ कर के रूप में भी हम आपके पास भिजवाएंगे। तरीके से मराठा कहाँ तक पहुंच गए पूर्व में, तो बंगाल तक पहुंच गए। अब सोच सकते हैं कि उड़ीसा तो उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में हुआ करता था, लेकिन उड़ीसा के साथ साथ में बंगाल से वो टैक्स लेने लगे थे, बिहार से वो टैक्स लेने लगे थे, कि पूर्व में उनका प्रभाव बिहार तक हो गया था, उत्तर में कहाँ तक, तो मालवा तक हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा। वहीं दक्कन में अगर हम बात करें तो निजाम अभी भी जो हुआ करता था, अब कहते हैं कि एक बार फिर से निजाम जो है बाजीराव की मृत्यु के बाद जो है एक स्वतंत्रता की तरह व्यवहार करने लगा था। 1745 की बात है, 1745 में निजामुल मुल्क आसफ शाह जो हुआ करते थे, इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध छिड़ गया। कहते हैं पेशवा को खान पेशवा को खानदेश और बराड़ पर अपना अधिकार करने का अवसर मिला और उसने 1752 में आक्रमण कर दिया। जब 1752 ने पेशवा पर निजाम पर आक्रमण किया तो दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसका नाम था भलकी की संधि। कब की बात है, 1752 की बात है। पेशवा और निजाम के बीच में एक संधि हुई जिसको हम कहते हैं हम्म, 1752 में एक संधि हुई, भलकी की संधि। इस भलकी की संधि के द्वारा कहते हैं निजाम ने बराड़ का आधा भाग किसको दे दिया, मराठों को दे दिया, ऐसे करके। लेकिन कहीं ना कहीं निजाम जो है वो इस बात से बड़ा अप्रसन्न था। देखिए निजाम का मतलब है जो मराठा सॉरी जो अम, हैदराबाद का शासक बनता था उसको निजाम कहा जाता था, ऐसे करके। तो जो प्रथम निजाम थे उनकी तो मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए थे हमें देखने को मिलता है, तो उन्होंने क्या दिया था, इनको एक बराड़ का लगभग उत्तरी क्षेत्र जो है, आधा उत्तरी क्षेत्र जो है वो दे दिया था। ठीक है, आधा भाग। उसके बाद सितंबर 1757 की बात है, सितंबर 1757 को निजाम से फिर से इनका युद्ध होता है, मराठों का युद्ध होता है। और सिंध खेड़ के युद्ध में, इसका नाम है सिंध खेड़, इस सिंध खेड़ के युद्ध में फिर से एक बार क्या होता है, निजाम पराजित हो जाता है। जब निजाम पराजित हुआ तो उसको बाध्य होकर लगभग 25 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में और नाल दुर्ग समेत मराठों को ये क्षेत्र भी किसको देना पड़ा, उसे तो मराठों को देना पड़ा। ठीक है, ऐसे करके।
और इस तरीके से कहीं ना कहीं अब जो निजाम हुआ करता था वो ये समझ में आने लगा था कि निजाम कमजोर हो गया है, लेकिन निजाम अभी भी जो है मराठाओं से पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दिसंबर 15 दिसंबर 1759 की बात है, 1759 की बात है। उसने पुनः मराठों पर आक्रमण किया, लेकिन फिर से पराजित हुआ। कौन से युद्ध में? उदगीर के युद्ध में। इस उदगीर के युद्ध में वो पराजित हो जाता है। परिणाम स्वरूप हुआ ये कि अब उसे मराठों को 60 लाख रुपए बाहर से कर, इसके अलावा अहमदनगर, कौन सा, ऐसा करके दौलताबाद, नगर, बुरहानपुर और बीजापुर, ऐसे ये क्षेत्र हुआ करते थे। तो ये भी मराठों को देना पड़े और 60 लाख रुपए भी देना। और इस तरीके से दक्कन में हमें देखने को मिलता है कि निजाम को उसने क्या किया, मराठों मतलब पेशवाओं के द्वारा नियंत्रित कर दिया। अब पेशवाओं का दबदबा जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था। यानी दक्कन में आप देख सकते हैं कि वो कहाँ पर का वर्तमान में आप कह सकते हैं पूरा तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा तक, गुजरात उनके पास है। इसके अलावा पूर्व में अगर हम बात करें तो उड़ीसा तक का क्षेत्र जो है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण में हुआ करता था। बाकी बंगाल से जो है तो रहे थे तो टैक्स वसूल ही रहे थे, ठीक है, ऐसा करके। और ये हमें देखने को मिल जाता है। इसी समय कहते हैं मराठा जो है वो दिल्ली और पंजाब में उलझते हैं। 1757 की बात है, ध्यान से सुनिएगा। 1757 में होता यह है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया, ठीक है। इसी 1707 में रघुनाथ राव एक सेना लेके आए और दिल्ली पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली। ऐसे जब वो रघुनाथ राव सेना के साथ दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पे ये अधिकार कर लेते हैं और मुगल बादशाह मराठों से संधि कर लेते हैं। कहते हैं उसके सहयोग से मराठा और मुगल मतलब मराठा जो है वो मुगल बादशाह के सहयोग से अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि हुआ करता था दिल्ली में, जिसका नाम था नजदौला, ठीक है, क्योंकि मीर बख्शी था। देखिए क्या होता है, मैंने आपको जब उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ाए थे तब उसी समय मैंने आपको बताया था कि भारत के ऊपर अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। उसने 7 आक्रमण किए थे। अंतिम आक्रमण तो पानीपत का युद्ध हुआ करता था, लेकिन उसके पहले जो उसने आक्रमण किए तो वो दिल्ली तक पहुंच गया था। दिल्ली तक के क्षेत्र को उसने अपने अधिकार में ले लिया था, ऐसे करके। और कहते हैं मुगल बादशाह को पराजित करके शासक तो मुगलों को ही रहने दिया, लेकिन वहां उसने अपने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया था, ठीक है, जिसका नाम था नजीब उद्दौला। नजीब उद्दौला के संबंध में कहा जाता है कि इसको नियुक्त किया था और इसको मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा इमादुल मुल्क भी हुआ करता था जिसको वजीर नियुक्त कर दिया था, ठीक है, ऐसे करके। तो मराठा शासक जो है वो कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं और अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि जो नजीब उद्दौला हुआ करता था उसको मीर बख्शी के पद से हटा देते हैं, ऐसा। और इस तरीके से दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके अलावा 1758 की बात है, वो पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ हैं? पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। और पंजाब की तरफ बढ़ के कहते हैं रघुनाथ राव पंजाब की तरफ बढ़े। पंजाब में जो है अहमद शाह अब्दाली का पुत्र हुआ करता था जो शासन कर रहा था, जिसका नाम था तैमूर। तैमूर लंग नहीं है जो मध्यकाल में आक्रमण करता है दोस्तों, वो अलग है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कि जिसने हमें देखने को मिलता है कि कब आक्रमण किया था, 1398 में, तो वो एक अलग है, उसने ये नहीं है, ये अलग है, ठीक है। तो कहते हैं कि इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया और तैमूर को पंजाब से निकाल दिया। से निकालने के बाद जो है अपना इन्होंने अटक तक जो है वो अधिकार कर लिया। इसके अलावा कहते हैं उन्होंने उसके द्वारा अदीना बेग नामक व्यक्ति हुआ करता था। अदीना बेग
खान नामक व्यक्ति को 75 लाख रुपए वार्षिक कर के बदले पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। और इस तरीके से पंजाब पर इनडायरेक्ट किसका अधिकार हो गया? पेशवाओं का अधिकार हो, ऐसे करके। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब मराठों का अधिकार जो है वो अटक से लेके कटक तक हुआ करता था, ऐसा है ना। लेकिन हुआ ये सब होने के बाद वो वहां से वापस आ गए थे, ठीक है। कुछ समय तक जो अदीना बेग हुआ करता था, इस समय तक जो अदीना बेग हुआ करता था वो वहां का गवर्नर। लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है कि अदीना बेग की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होती है तो पंजाब का गवर्नर जो है वो बदला जाता है और साबाजी सिंधिया नामक व्यक्ति जो हुआ करते थे उन्हें पंजाब का गवर्नर बनाया जाता है। साबाजी सिंधिया का गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है, ऐसा करके। अब देखिए क्या हुआ। कहते हैं अहमद शाह अब्दाली इसके पहले जब भारत में आया तो एक तो वो दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, मराठों ने उसको हटा दिया। दूसरा, पंजाब में स्वयं उसका पुत्र जो है वो शासन कर रहा था, मराठों ने उसको भी हटा दिया। इतना कुछ जब हुआ तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जो है उसने निश्चय किया कि अब वो भारत पर फिर से आक्रमण करेगा। इसी समय नजीब उद्दौला नामक व्यक्ति जो हुआ करता था जिसको हटाया गया था उसने और बंगाल के पठानों ने फिर से एक बार उसको प्रेरित किया कि वो आए, दिल्ली पर आक्रमण करे और आक्रमण करके दिल्ली से काफिरों को निकाल दे, ऐसा करके। कहते हैं नजीब उद्दौला के द्वारा अवध के जो इस समय शासक हुआ करते थे शुजाउद्दौला, रोहिल सरदार हुआ करते थे हाफिज रहमत खां, सादुल्ला खां, दुंदी खां, इन सबको भी अपने पक्ष में करने का आश्वासन दिया और उसने बोला कि अगर आप आक्रमण करेंगे तो ये सब अहमद शाह अब्दाली का साथ देंगे। दूसरी ओर कहते हैं गाजीउद्दीन ने 30 नवंबर 1759 को बात है, सम्राट आलमगीर द्वितीय का वध कर दिया, ठीक है। और कहते हैं जब आलमगीर द्वितीय का वध किया तो इसका कारण अब्दाली गाजीउद्दीन को भी दंडित देना करना चाहता था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली को कहीं ना कहीं ठीक है, तो इस कारण भी हमें देखने को मिलता है ये दिक्कतें हुई। एक इतिहासकार हैं सिडनी ओवन। सिडनी ओवन के अनुसार अहमद शाह अब्दाली एक कट्टर मुसलमान शासक हुआ करता था और वो इसलिए दिल्ली पर उसने आक्रमण किया और मराठों पर आक्रमण कर रहा था वो, क्योंकि उसने निश्चित किया कि यह हमारे सहधर्मियों के विरुद्ध अभियान कर रहा है, ऐसा करके। सहधर्मी कौन? जो मुस्लिम धर्म के अन्य शासक हुआ करते थे उनके विरुद्ध मराठा अभियान कर रहे हैं और सरधर्मियों सहधर्मियों के विरुद्ध अभियान करने के कारण पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का थर्ड वॉर कब होता है? 14 जनवरी 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किस किस के बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। लेकिन इस युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, एक बार समझें। कहते हैं बालाजी बाजी राय के राव के समय की ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख घटना हुआ करती थी। मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजित हो जाता है और मराठा पराजित हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा करके। 1759 की बात है। 1759 में अहमद शाह अब्दाली जो है एक बड़ी सेना के साथ आगे बढ़ता है। कहते हैं 1759 के अंतिम दिनों तक
ये सिंधु नदी को पार करता है और सिंधु नदी को पार करते हुए पंजाब को जीत लेता है। ठीक है, ऐसा करके फिर से एक बार पंजाब को जीत पंजाब की ओर आगे तक बढ़ा और पंजाब को जीत लेता है। पंजाब के जो इस समय शासक हुआ करते थे, साबाजी सिंधिया और दत्ताजी सिंधिया, ये उसको रोकने में असमर्थ होते हैं। मतलब युद्ध तो करते हैं लेकिन पराजित हो जाते हैं। जब ये पराजित हो जाते हैं तो ये दिल्ली की ओर लौट आते हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो है वो पंजाब को जीतते हुए दिल्ली तक आ जाता है। जब दिल्ली तक आ जाता है तो दिल्ली के उत्तर में लगभग 10 मील दूर फिर से ये एक बार उसको दिल्ली पर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं बराड़ी घाट के एक छोटे से युद्ध में दत्ताजी मारे जाते हैं। ऐसे करके कहते हैं जनकोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, ये सभी अहमद शाह अब्दाली को रोकने में असमर्थ होते हैं। ऐसा जब इनके द्वारा अहमद शाह अब्दाली को नहीं रोका जाता है, अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़ता है और दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है। ऐसी कंडीशन में बालाजी बाजीराव के द्वारा सदाशिवराव भाऊ को फिर से दिल्ली मतलब सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली भेजा जाता है। किसको? सदाशिव भाऊ सदाशिव भाऊ को दिल्ली भेजा जाता है। सदाशिव भाऊ कहते हैं 22 अगस्त 1760 को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। और अहमद शाह जो कि अभी पंजाब में हुआ करता था, उसकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक बड़ी सेना के साथ कहाँ बढ़ते हैं? पंजाब तरफ बढ़ते हैं। और हरियाणा में पानीपत नामक जगह पर 14 जनवरी 1761 को दोनों में मध्य में एक भीषण युद्ध होता है। कहते हैं ये युद्ध इतना भयंकर हुआ करता था, इतना भीषण हुआ करता था कि हजारों की संख्या में दोनों तरफ से योद्धा मारे गए थे। ऐसा करके इस युद्ध के में का परिणाम ये हुआ कि मराठे पराजित हो जाते हैं। मराठों के पराजय के होने पर प्रसिद्ध इतिहासकार जे.एन. सरकार के अनुसार बोला गया कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई ना कोई अपना संबंध इस युद्ध में ना खोया हो। ठीक है, और कुछ तो ऐसे भी परिवार हुआ करते थे जिनका सर्वनाश ही हो गया। ठीक है, ऐसा करके और इस तरीके से युद्ध के बारे में कहते हैं इस युद्ध में नबी नजीब उद्दौला ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल सरदार हाफिज रहमत खां, इसके अलावा शादुल्ला खां, ये सब अहमद शाह अब्दाली के समर्थन में हुआ करते थे। यानी भारतीय शासकों में मैं आपको बताऊं कि जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, रोहिल सरदार हुआ करते थे हाफिज रहमत खां और शादुल्ला खां, ये सभी किसके साथ अधी ये सभी मतलब किसके साथ थे? तो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ करते थे। ठीक है, ऐसा करके इसके अलावा जो जाट थे, जाटों का इस समय शासक था सूरजमल जाट और राजपूत शासक हुआ करते थे। साथ ही जो सिख शासक हुआ करते थे, इनने भी मराठों का साथ नहीं दिया और तटस्थता की नीति अपनाई। कहने का मतलब ये है कि ये किसी के साथ नहीं हुए और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है पानीपत के युद्ध में मराठा कैसे हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं मल्हार राव होलकर युद्ध से भाग जाता है। युद्ध में पेशवा का पुत्र विश्वास राव, सदाशिव राव, जशवंत राव पवार, तुकोजी सिंधिया, कल्लेजी जाधव, ऐसे कुल मिला के 27 महान सरदार पेशवा हुआ करते थे और सैकड़ों की संख्या में छोटे सरदार और लगभग 28,000 सिपाही जो हैं वो मारे जाते हैं इस युद्ध में। ऐसा करके और इस युद्ध में मराठों की इतनी क्षति हुई कि उस क्षति को दोबारा भर पाना संभव नहीं था। इस समय मराठों का एक तोपखाना था, जिस तोपखाना का प्रतिनिधित्व इब्राहिम खां गर्दी कर रहा था। कौन कर रहा था? इब्राहिम खां गर्दी। इब्राहिम खां गारदी कौन है? इसका तोपखाने का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कहते हैं ये एक अच्छा व्यक्ति हुआ करता था, तोपखाने का इसको अच्छा ज्ञान हुआ करता था। ठीक है, ऐसा करके कहते हैं इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है मराठा तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था, ये पहले हैदराबाद के निजाम की सेना में हुआ करता था और बुस्सी के अधीन लड़ने के
पश्चात ये पश्चिमी जो तरीके हुए करते थे तोपखाने के, उससे बड़े प्रभावित तो प्रशिक्षित हुआ करता था। ये मराठों के तोपखाना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। लेकिन अहमद शाह की जो छोटी तोपें हुआ करती थी, की हुई थी और बड़ी जल्दी घुम जाती थी ऐसे करके, उनके सामने इब्राहिम खां गर्दी का जो भारी भरकम तोपखाना हुआ करता था वो काम नहीं कर पाया ऐसा करके। और कहते हैं इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि शुतुरनाल तोपें हुआ करती थी किसकी, अहमद शाह अब्दाली की, वो अधिक कारगर साबित होती हैं। ठीक है, ऐसा करके। और ये जानकारी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। बात क्लियर? ऐसा। तो देखिए इस तरीके से पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पराजित हो जाते हैं। और कौन विजित हो जाता है? तो अहमद शाह अब्दाली जो था ये विजित हो जाता है। ठीक है। कहते हैं कि इस युद्ध की पराजय बालाजी बाजीराव जो है, जो उस समय पेशवा थे, वो सहन नहीं कर पाते हैं और 1761 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं पेशवा को इस युद्ध की हार की सूचना व्यापारियों के द्वारा मिलती है और उनके द्वारा बोला गया कि इस युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए ऐसा करके। अलग अलग इतिहासकारों ने इस युद्ध के बारे में अलग अलग चर्चा की है। इसके राजनीतिक महत्व को देखते हुए अगर हम बात करें तो पानीपत के युद्ध के संबंध में मराठा इतिहासकारों के अनुसार बोला गया है कि मराठाओं के लगभग 75,000 सैनिकों के अतिरिक्त राजनीतिक महत्व भी इन्होंने खो दिया अपना। ठीक है, ऐसे करके कहते हैं अब्दाली को भी इसमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो भी क्या, उसको भारत से सिर्फ कुछ नहीं मिला है, सिर्फ युद्ध को जीत के ही वो यहाँ से चला गया। जीएस सरदेसाई लिखते हैं कि युद्ध स्थल में मराठों के सैन्य बल की इतनी क्षति हुई, इसके अतिरिक्त इस युद्ध में और कुछ निर्णय नहीं किया। एक अन्य लेखक सिडनी ओवन भी लिखते हैं कि इस युद्ध के विषय में लिखा है, वो कहते हैं कि इसने मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई। यह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं, परंतु इतनी भली भांति कुचला गया कि यह लगभग सोया रहा। जब यह जगा तो अंग्रेज इससे निपटने के लिए तैयार थे। अतः अंत में इसे जीत तथा समाप्त करने में सफल हुए। इसके अलावा पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हुआ करते थे काशीराज पंडित। वो लिखते हैं कि पानीपत पर तृतीय युद्ध मराठाओं के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। ठीक है। आरवी सरदेसाई लिखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध ने निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात अब मराठा शासक नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे करके वास्तविकता में चूंकि ये देखने को मिलता है कि अहमद शाह अब्दाली युद्ध में पराजित हुआ तो अहमद शाह तो चला गया, उसे तो शासन करना नहीं था, लेकिन वो मराठों को इतना तोड़ गया, मराठों को इतना कमजोर कर गया कि ये निश्चित हो गया कि अब मराठा जो है वो भारत पर दोबारा शासन नहीं कर पाएंगे ऐसा करके। और इस तरीके से इसको लेके अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अपनी अपनी ये बातें कही गई हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा। तो ये हमें मराठाओं के बारे में और कहाँ तक बालाजी बाजीराव के बारे में पता चलता है। अब देखिए 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद जो अगला पेशवा बनता है जिसका नाम था माधवराव। माधवराव पेशवा बनता है, कब बना ये? 1761 में। और कब तक रहा? 1772 से। तो 1761 से 1772 जो 72 तक जो शासक रहा इसका नाम था माधवराव। कहते हैं माधवराव के संबंध में ये कहा जाता है कि पानीपत के हार के बाद माधवराव के द्वारा एक बार फिर मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल करने का प्रयत्न किया गया। उसके द्वारा हैदराबाद के जो शासक हुआ करते थे और मैसूर का जो शासक था हैदर अली, तो निजाम और हैदर अली को बाध्य किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि वो फिर से एक बार चौथ देना स्वीकार करें। ठीक है। तो कहते हैं उनके द्वारा फिर से उसने चौथ लेना प्रारंभ किया। कहते हैं इसने दक्षिण भारत में मराठों के सम्मान को पुनः स्थापित करने में सफलता पाई थी। ठीक है। इसी के काल में मुगल बादशाह हुआ करते थे शाह आलम सेकंड।
शाह आलम द्वितीय। ये 1772 की बात है। 1772 में मैंने आपको बताया था कि बक्सर के युद्ध के बाद जब इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, तो इलाहाबाद की प्रथम संधि से मुगल बादशाह जो है वो अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब 1772 में मुगल बादशाह अंग्रेजों का संरक्षण छोड़ देते हैं और इलाहाबाद को छोड़कर कहते हैं ये किसके संरक्षण में आ जाते हैं, तो मराठों के संरक्षण में आ जाते हैं। ऐसे करके कहते हैं माधवराव का अपने चाचा से इसी समय मतभेद उत्पन्न हो जाता है। क्यों मतभेद उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि 1765 ईस्वी में रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य के विभाजन की मांग की। ठीक है, 1765 की बात है। रघुनाथ राव कहते हैं कि मुझे भी पेशवा बनना है, ऐसा करके। तब बोला गया है कि नहीं, मराठा साम्राज्य एक ही रहेगा और पेशवा एक ही रहेगा। लेकिन रघुनाथ राव कहते हैं कि नहीं, मुझे पेशवा बनना है। और माधवराव रघुनाथ राव के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसी बीच 1772 की बात है, माधवराव को टीबी हो जाता है। ये सब कब की बात है? 1772। 1772 की बात है, इनको टीबी हो जाता है, यानी क्षय रोग हो जाता है। और 1772 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे करके कहते हैं उनकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य के ऊपर गहरे संकट गहराने लगते हैं। इतिहासकार हैं ग्रांट डफ, उन्होंने लिखा है कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के युद्ध के क्षेत्र में मराठों की पराजय से अधिक घातक सिद्ध होती है। ऐसा करके देखिए, पानीपत के युद्ध में भले ही मराठा अभी पराजित हो गए थे, लेकिन फिर भी अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मराठाओं को इतना कमजोर मान लिया जाए। माधवराव के द्वारा फिर से एक बार मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का पूर्णतः प्रयास किया गया था। ठीक है, ऐसा करके ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, जब माधवराव की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद जो हमें देखने को मिलता है, उनका छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम था नारायण राव। क्या नाम था? नारायण। उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना कब? 1772 में। और कब तक रहा? 1773 तक नारायण राव पेशवा बना। लेकिन हुआ ये, पेशवा तो ये बन गया, लेकिन इनके जो चाचा हुआ करते थे रघुनाथ राव, अभी उनके मन में पेशवा बनने का क्या चल रहा था? महत्वाकांक्षा थी। उनको ऐसा लग रहा था पेशवा मैं बन जाऊं। और 1773 की बात है, 1773 में उन्होंने नारायण राव की हत्या करवा दी। ऐसे करके इसके द्वारा, रघुनाथ राव के द्वारा। रघुनाथ राव के द्वारा क्या करवा दी? हत्या करवा दी गई। ऐसे करके जब नारायण राव की हत्या हो गई, तो नारायण राव की हत्या होने के बाद कहते हैं नारायण राव की मृत्यु के बाद उन्हीं का ही एक पुत्र था, नारायण राव का एक पुत्र हुआ करता था, एक अल्पवयस्क पुत्र, जिसका नाम हुआ करता था माधव नारायण राव। क्या नाम था? माधव नारायण राव। माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया। और ये कब की बात है? 1774 की। 1774 से 1795 के बीच में माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया। बात समझे? ऐसे करके जब माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया और इनकी देखरेख करने के लिए, चूंकि ये अल्पवयस्क हुआ करते थे, तो नाना फडणवीस नेतृत्व में एक मराठा सरदारों की मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं 12 भाई काउंसिल। इनकी सदस्य संख्या 12 हुआ करती थी। और ये क्या करती थी? मराठा मतलब जो इसको सजेशन देने का काम करते थे। कहते थे प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का इनके द्वारा सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव जो हुआ करते थे, वो पूना भागने में मजबूर हो गए। और पूना भाग के बंबई जाते हैं और बंबई जाकर कहते हैं फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगने लगते हैं। किसके? अंग्रेजों से सहायता मांगने लगते हैं। और अंग्रेज भी इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे करके और इस तरीके से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ करता था,
उसकी पृष्ठभूमि निर्मित हो जाती है। कौन सी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि क्या होती है? निर्मित हो जाती है। और बोला जाता है ठीक है अब क्या होगा? पहला आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ठीक है, ऐसा करके। और इस तरीके से हमें ये चीजें क्या है देखने को मिल जाती है। ठीक, देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसको देखिए मराठा युद्ध, फिर 3 मराठा युद्ध जो हुए उनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम पेशवा बस को पढ़ लेते हैं। बात समझे? ऐसा। तो इस तरीके से पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है ये अंत में सालवाई की संधि से समाप्त होता है। किसकी संधि से समाप्त हुआ? सालवाई की संधि से समाप्त होता है। सालवाई की संधि के अनुसार ये निर्धारित किया गया था कि माधवराव नारायण राव को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेशवा स्वीकार किया जाएगा। सालसेट का द्वीप अंग्रेजों को मिलेगा और अंग्रेज रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ देंगे। यानी रघुनाथ राव जो हुआ करते थे अब वो पेशवा नहीं रहेंगे, ऐसे करके। और इस तरीके से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद अधिक समय तक आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त नहीं हो पाता है। मतलब अधिक समय तक एक दूसरे से युद्ध कर पाते हैं। ये मात्र एक युद्ध विराम हुआ करता था। अंग्रेज जो है वो कभी नहीं चाहते थे कि मराठा स्वतंत्र रहें, ऐसा करके। और यही कारण हुआ करता था कि 1802 में फिर से एक बार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। क्यों हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध? जब हम मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध जो होता है इस युद्ध में भी मराठा पराजित हो जाते हैं। कहते हैं अंग्रेज सबसे अलग अलग संधि करते हैं। भोसले के साथ देवगांव की संधि करते हैं, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है, ऐसे करके। लेकिन अब तक हमें ये देखने को मिलता है कि जो पेशवा हुआ करते थे माधव नारायण मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद अगला पेशवा बनता है जिसका नाम था बाजीराव कौन था? तो ये रघुनाथ राव का पुत्र हुआ करता था, ऐसा करके। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है ये पेशवा रहता है। तृतीय आंग्ल होता है तो ये होता है 1817 से 18, 1817 से 18 तक। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ही जो पेशवाओं का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। कहते हैं सतारा का एक छोटा सा हिस्सा निकालकर शिवाजी के एक वंशज हुआ करते थे प्रताप सिंह को वहां का शासक बना दिया जाता है और शेष भाग जो था उस पूरे शेष भाग को 1818 में मुंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा घोषित कर दिया जाता है। और इस तरीके से 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं और पेशवाओं के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और अंग्रेजों के द्वारा संपूर्ण मराठा वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसे करके। अब देखिए 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये हम अलग से इसको देखेंगे कल की क्लास में। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो अगर हम तीनों युद्धों को एक ही क्लास में देखेंगे तो वो हमारे लिए कैसा होगा, ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे करके। तो उसको हम कल की क्लास में तीनों को प्रथम द्वितीय और तृतीय जो है मराठा युद्ध हम देखेंगे, इनके क्या परिणाम हुए थे और इनके बाद क्या परिस्थितियां भारत में। ठीक है, ऐसे करके। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ तक जो आज हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट आप लोगों को, कुछ ऐसा जो समझ ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, कोई डाउट हो तो। ओके विभूति, ठीक है। अन्य लोग जो हैं वो भी थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल अगर आप लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल से मतलब है, कल तो मैं शायद संडे है, मंडे को जो अपनी क्लास रहेगी, तो अगर आप लोग सहमत हो तो मैं इसके एमसीक्यू जो है वो आपको सॉल्व करवा दूंगा। या आई मीन जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनके एमसीक्यू जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से मुझे बताइए अगर आप लोग सहमत हो तो। लेकिन आप लोगों को आना पड़ेगा क्लास में, ठीक है, क्योंकि ओके ठीक है। हेलो सर। हेलो।
हाँ हाँ हेलो बताएं। हाँ हाँ बताएं सर, बताएं। अभी एमसीक्यू थोड़ा ये वाला सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। एमसीक्यू जो है नहीं, 5 तारीख को लीजिए ऑल टोटल। कैसे, क्या कह रहे हैं? 5 तारीख को सर। 5 तारीख को थोड़ा सा एमसीक्यू? हम, हाँ थोड़ा सा हम बिजी रहेंगे या क्लास भी नहीं ले पाएंगे इधर जो है 4-5 दिन में। तो अच्छा इसलिए अच्छा। बोले थे थोड़ा, या 2 से 5 तक के बीच में। ओके। तो इधर क्लास ठीक थोड़ा हम ठीक है। क्लास भी नहीं ले पाएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि क्लास के टाइम नहीं लिया, फिर नहीं नहीं दिए, तो इसलिए हम बोल रहे थे थोड़ा फ्री नहीं रहेंगे, तो इसलिए हम टाइम मांग रहे थे। ओके, नहीं नहीं, क्लास तो भी 2 से 5 के बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो अभी नेक्स्ट क्लास की ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में ही एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगा। एमसीक्यू वाली बात है, जो टेस्ट वाली बात है ना, वो वाली बोल रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, टेस्ट, टेस्ट जो है वो अपन बाद में रख लेंगे। हाँ अगले नेक्स्ट कोई मंथ। दिक्कत, हाँ हाँ नेक्स्ट मंथ ओके, रख लेंगे, कोई दिक्कत। क्योंकि है अभी ना, कोई बच्चे बाकी भी तो नहीं और हैं। कोई, ओके, बाकी तो और कोई इशू नहीं है। नहीं सर। ठीक है। ये यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है क्लास के बाद में अपने डाउट्स जो है वो रखे रही करिएगा, या जो भी जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तब भी जो आपने पहले डाउट हो तो वो भी आप जो है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक प्रॉब्लम हो रही है, हाँ बताएं। क्योंकि नोट्स बनाने में, क्योंकि सर देखिए नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। रिवीजन अगर नोट्स ही बनाते रह जाएंगे तो रिवीजन होने में प्रॉब्लम होगी, रिवीजन नहीं कर बिल्कुल। पाते नोट्स बनाने में। कि बहुत किताब, हम्म, बहुत सब्जेक्ट होती है ना, 6-7 सब्जेक्ट हैं, और टोटल हाँ सब्जेक्ट अगर बना दे तो 25 सब्जेक्ट है टोटल के टोटल। लेकिन अगर हम नोट्स ही हाँ बनाते हाँ रह जाते हैं तो रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। हाँ हाँ नोट्स हाँ। नहीं बना। देखिए इसको आप ही थोड़ा बताइए सा कैसे। हमें इसमें हमें क्या है, थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, चूंकि क्या है मेंस में लिखना है। क्विक रिवीजन के लिए अपने नोट्स ही जो है वो काम में आते हैं, तो नोट्स तो आपको एक और बार सर, प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब उसके सर लिए यही फंडा ये है। हाँ हाँ जी, जी बताइए बताइए। बताएं। देखिए उसके लिए जहां तक मेरा मानना है कि फंडा ये है कि जो सब्जेक्ट आपको ऐसे लगते हैं कि टफ है, ठीक है, जहां हम्म। आपको दिक्कत हो रही है, उनके नोट्स जो है वो साथ में प्रिपेयर करते रहिएगा, वो साथ में आप प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। और जो आपको ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट इजी है, समझ में आ रहा है, आप उसके जितने नोट्स प्रिपेयर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उनके नोट्स, उसके नोट्स जो है ना, जब ये दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर हो जाए और जब टाइम मिले तो फिर वो बाद में कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों, कुछ और क्योंकि सर, चूंकि वो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है, इजी है, और उसकी जो पीडीएफ वगैरह है उसकी हार्ड कॉपी जो है वो ऑलरेडी आपके पास होंगी, तो हम्म, उसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप। और सर हमारे पास एक ये है, एक बुक है हम्म हमारे पास, हम्म हम्म, टॉपर नोट की। हाँ उसमें जो आप बता रहे हैं ना, इसमें हाँ थोड़ा शॉर्टकट में दिया हुआ है। अब जो बढ़ा रहे थे वो बहुत लॉन्ग टाइम में है, टॉपर नोट में, तो सोच रहे थे वही देख रहे थे। हाँ। ये समझ में नहीं आता अगर, हाँ, इसमें जो नहीं टॉपर नहीं, नोट्स बुक है इसमें थोड़ा शॉर्टकट में दिया हाँ हुआ मैं है। समझ गया है, थोड़ा उसमें कम दिया गया होगा डेटा, है ना, जी, तो कोई दिक्कत जी। नहीं है। उसमें जो डेटा दिया है ना, उसको उसको आप एक बार क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसको आप पढ़ सकते हैं एज अ रेफरेंस, लेकिन साथ ही साथ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही हैं उसको नोट करते जाइए, ओके सर, क्योंकि इनमें है ना। मिनिमम पॉइंट दिया है, एक ही पन्ने का दिया, लेकिन आप पढ़ाए तो 2-2 3-3 पन्ने का हो जा रहा है ना, ये पूछ रहे थे। हाँ हाँ वो हाँ हाँ। हेडिंग दिया है। तो जो अच्छा अच्छा अच्छा। और ऐसे कहने मतलब भाई आपका अगर नोट्स बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये बना रहे तो देखने तो एक ही पन्ने में हो जा रहा है, एक 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 हाँ चैप्टर का। हाँ 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 जैसे हाँ वो हाँ वो पढ़ाए थे ना, हाँ कंपनियों हाँ का आगमन, तो इसमें हाँ एक ही हाँ हाँ पन्ने में दिया हुआ है, लेकिन हम प्रॉब्लम नोट्स बना रहे तो 3 से 4 पन्ने में हो जा रहा है। हाँ 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 हाँ। नहीं थोड़ा सा ये क्या है, प्रॉब्लम। अपने को एक लेके तो चलना पड़ेगा, अपन किसी चीज को कम करके नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। जी, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह एक सकते ये हैं कि है, हम और शॉर्ट। हमारे पास एक लेक्चर्स है बायजूस का। हाँ हाँ बायजूस का लेक्चर है, उसमें हाँ भी देख हाँ रहे थे, उसमें थोड़ा लंबा भी दिया है। उसमें भी थोड़ा हाँ दिया हाँ हुआ है, लेकिन थोड़ा लंबा दिया हुआ हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखिए है। क्या है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, कोई भी नोट्स होगा, कहीं पर भी कुछ भी होगा, खराब और गलत कुछ नहीं होता है, बस ये है थोड़ा सा वो, कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा बात है। थोड़ा सा कम और ज्यादा हो सकता है।
तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल हो रही है, ऐसा। ठीक है, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है वो हमें हमारे लिए बेस्ट है। और इसके लिए सबसे बेस्ट फंडा है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो हमसे इजीली सॉल्व होते हैं, तो हम समझ पाते और हेलो। हमें समझ में आ रही है, ऐसा। तो हेलो। इसके लिए हम जो एक सॉल्व पेपर ले सकते हैं, एमसीयू बाई सॉल्व पेपर की बुक जो होती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको कहने मतलब है, जो सॉल्व हाँ जी। एमसीक्यू सॉल्व पेपर होती है, एक सॉल्व पेपर बुक ही होती है एमसीक्यू हाँ की। हाँ हाँ। तो हाँ हाँ उसको हाँ। हम ये लेकर यूज कर सकते हैं। अगर वो यूज करते हैं तो हमको ज्यादा नोट्स भी बनाने की ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम उसको यूज करते हैं, सॉल्व पेपर जो सॉल्व पेपर होती है। हाँ हाँ, तो कोई इशू नहीं होगी, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। है ना, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं, ले लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। है ना। ओके सर। ओके, यही तो ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हम। हाँ हाँ, नहीं बताएं। मिलती नोट्स बनाने में, तो यही एक प्रॉब्लम होती है कि नोट्स बनाने में टाइम नहीं मिलती, क्योंकि अगर यहाँ 9 बजे से शाम को 4 बजे तक क्लास होती है, फिर अदर सब्जेक्ट हाँ हो जाती है, क्या कहते हैं कि हाँ क्या हाँ मैथ हाँ है, रीजनिंग है, और इन्वायरमेंट है, और 2 सब्जेक्ट है, इसी में टाइम बहुत हो जाता है, शाम हो जाती है, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं समझ तो सकता हूँ। टाइम नहीं मिल इसीलिए मैं पाता। आपसे कह रहा हूँ, जो आपको ऐसा लगता है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट हमें टफ पड़ रहा है, ठीक है, उसका आप जी। नोट्स प्रिपेयर मतलब साथ में प्रिपेयर करते रहिएगा। और जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने एक बार अभी पढ़ लिया है, हमारे पास इसकी कॉपी है, नोट्स वगैरह है, वीडियो है, और अगर हम बाद में पढ़ेंगे तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप कवर कर लेंगे। उसका नोट्स जो है वो आप बाद में प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा करके। एक बार आपको नोट्स तो प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पर आपको वही जो है क्विक रिवीजन के लिए काम में आएंगे। जी सर। हाँ, तो ऐसे थैंक कर यू। सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर, तो थैंक फिर आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल फिर जो है वो हम फिर इसके आगे मतलब नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यू। ओके ओके ओके, थैंक यू।